हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्टोपीडिया। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका शुरुआत होगा रशियन रेवोल्यूशन से। और ये रशियन रेवोल्यूशन सीरीज़ का पहला वीडियो है। लेकिन हम लोग क्यों रशियन रेवोल्यूशन से ही शुरू कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन एक क्रांति था और ये क्रांति का असर हम लोग के भारत में भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं रशियन रेवोल्यूशन का सफ़र। रशियन रेवोल्यूशन एक मास मूवमेंट, किसी के लिए ये एक वरदान और किसी के लिए ये एक श्राप, किसी के लिए ये एक इमोशन और किसी के लिए ये एक नाइटमेयर। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसका इम्पैक्ट हमारे प्यारा भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन कैसे हुआ रेवोल्यूशन और कौन कौन सा स्टेप पार करके रेवोल्यूशनरीज को एक अल्टीमेट गोल अचीव करने की मौका मिला, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन के पहले रशिया का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। 20वीं सेंचुरी में रशिया एक ट्राइबल स्टेट था और ज़ार निकोलस II एक ऑटोक्रेटिक राज चला रहे थे। लेकिन वो देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। देश में चारों तरफ ज़ार के खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहे थे और रशिया एक के बाद एक वार में हार रहा था, जिसमें रशिया का इकोनॉमिक रिसोर्स भी ख़त्म हो रहा था और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटीजन के ऊपर पड़ रहा था। ज़ार के खिलाफ पॉलिटिकल अनरेस्ट और क्रिटिसिज्म चरम सीमा में पहुंचा तब जब 1905 में रूसो जापानीज़ वॉर में रशिया का हार हुआ। पॉलिटिकल अनरेस्ट और स्ट्राइक एक रेवोल्यूशन का आकार ले रहा था। तब ज़ार निकोलस II ने अपने आप को बचाने के लिए रेवोल्यूशनरीज का कुछ डिमांड मान लिया और एक मैनिफेस्टो निकाला जिसका नाम अक्टूबर मैनिफेस्टो दिया गया। लेकिन ये रेवोल्यूशन भी ज़ारिस्ट रिजिम को ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि ज़ार के ओपोनेंट यानी रेवोल्यूशनरीज यूनाइटेड नहीं थे और उनका कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था और रशियन ज़ारिस्ट आर्मी ज़ार को सपोर्ट कर रहा था, यानी ज़ार के प्रति लॉयल था। लेकिन जो स्टेप 1905 के रेवोल्यूशन के बाद भी ज़ारिस्ट रिजिम को स्टेबलाइज करने में सबसे ज़्यादा मदद की वो था अक्टूबर मैनिफेस्टो। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से ज़ार रेवोल्यूशनरीज का कुछ डिमांड फुलफिल कर रहे थे, जैसे कि रशिया में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी ड्यूमा का गठन किया जाएगा, जिसकी इलेक्शन यूनिवर्सल सफरेज के माध्यम से होगी और कोई भी लॉ ड्यूमा के अप्रूवल के बिना इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, असेंबली और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी भी अक्टूबर मैनिफेस्टो फुलफ़िल कर रहा था। अगर सही में देखा जाए तो हम लोग ये देख पाएंगे कि अक्टूबर मैनिफेस्टो कुछ मॉडरेट लिबरल रिफॉर्म रशियंस को प्रोवाइड करके ज़ार को एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहा था, जिसकी मदद से ज़ार रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गठन कर पाए। लेकिन कुछ डिमांड अक्टूबर मैनिफेस्टो भी फुलफ़िल नहीं कर रहा था, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर या मजदूर का वर्किंग कंडीशन और सोशल कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। रिडेम्पशन पेमेंट बंद नहीं हुआ। रिडेम्पशन पेमेंट एक ऐसी एनुअल पेमेंट है जो कि एक किसान ज़ार को दे रहा था खुद को ज़ार की गुलामी से आज़ाद रखने के लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी 1905 के रेवोल्यूशन में जो भी अरेस्ट हुए थे उन लोगों की रिहाई के लिए कोई भी प्रोसेस चालू नहीं किया गया था। ज़ार निकोलस II अक्टूबर मैनिफेस्टो पब्लिश करने के बाद रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस चालू हुआ, यानी रशिया में सबसे पहला बार ड्यूमा और इलेक्शन होने जा रहा था। लेकिन ज़ार अक्टूबर मैनिफेस्टो का प्रोविजंस को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी कंडीशन में पहला ड्यूमा गठन हुआ। पहला ड्यूमा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं था, क्योंकि इलेक्शन हेवीली रिग्ड था और ये रिगिंग खुद ज़ार नहीं करवाई थी ताकि ड्यूमा में ज़मींदार और मिडिल क्लास का मेजोरिटी बना रह पाए। इसके बाद भी ये ड्यूमा कुछ डिमांड ज़ार के सामने रख रही थी, जैसे एक प्रॉपर रिगिंग फ्री इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, राइट टू स्ट्राइक देना है, ड्यूमा को ज़ार की मंत्री चुनने का अधिकार देना है, डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करना है, एक्सेट्रा। और ये सब डिमांड से परेशान होकर ज़ार निकोलस II ड्यूमा गठन करने की 10 हफ्ते बाद पहला ड्यूमा को भंग कर देते हैं। इसके बाद फिर 1906 में सेकेंड ड्यूमा गठन हुआ और वो भी फर्स्ट ड्यूमा के जैसा भंग कर दिया गया, मगर इस बार ज़ार निकोलस II ने वोटिंग प्रोविज़न को चेंज करके किसान और फैक्ट्री वर्कर का वोटिंग राइट छीन लिया। इसके बाद थर्ड ड्यूमा 1907 से 1912 और फोर्थ ड्यूमा 1912 से 1917 तक चला। लेकिन ये दोनों ड्यूमा के पास कोई पावर नहीं था। ज़ार निकोलस II दोनों ड्यूमा के मिनिस्टर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि ज़ार की अक्टूबर मैनिफेस्टो की प्रोविज़न को इग्नोर करना और पहला दो ड्यूमा को भंग कर देने के बाद भी रशिया में रेवोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि रशिया इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा और रशियन का लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा होने लगा और ये लगने लगा कि अब रशिया में सब ठीक हो रहा है और एक बुर्जुआसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी गठन हो रहा है। लेकिन क्या थी इस रिजिम का स्ट्रेंथ जो इनिविटेबल अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन को रोक के रखा हुआ था? अभी हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस रिजिम का था
वो था इस रिजिम का रिफॉर्म्स। इस रिजिम में कुछ मॉडरेट लिबरल रिफॉर्म्स किए जा रहे थे और इस रिफॉर्म्स को कर रहे थे लिबरल प्राइम मिनिस्टर पीटर स्टॉल्पिन, जो कि 1906 से 1911 यानी उनके डेथ तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इस रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था वो था रिडेम्पशन टैक्स को एबोलिश करना, जिससे किसान को बहुत फ़ायदा हो रहा था। किसान को ज़मीन खरीदने के लिए उत्साहित किया जा रहा था। इस ड्राइव में ऑलमोस्ट 20 लाख किसान अपनी ज़मीन खरीदे और ऑलमोस्ट 35 लाख किसान को अपनी ज़मीन पर लौटाया गया, जो कि साइबेरिया एरिया में स्थित था। ऑल्दो ये रिफॉर्म्स के बाद एक समुदाय उभर के आ रहा था जिनका नाम था कुलाग, मतलब वो किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती करने लायक ज़मीन है, जो कि आने वाले रेवोल्यूशन में ज़ार और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेल्प करने जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म था फैक्ट्री को इंस्पेक्टर के कंट्रोल में लाना, जिससे वर्किंग कंडीशन अच्छा हुआ और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा और वर्कफोर्स का सैलरी भी बढ़ने लगा। 1912 में वर्कर्स को एक्सीडेंटल डेथ के लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया। तीसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म था स्टॉल्पिन आने वाले 10 साल में यूनिवर्सल एजुकेशन स्कीम लाने वाले थे, जिसके तहत ऑलमोस्ट 50,000 नया स्कूल खोला गया था। हालांकि ये सब रिफॉर्म में बहुत सारा ड्रॉबैक था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रशिया में ग्रोथ शुरू हुआ इसी रिफॉर्म के चलते, और इसीलिए रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी पब्लिक का ट्रस्ट लूज करने लगा। लेकिन अगर रशिया में ग्रोथ हो रहा था इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिजिम में, तब फरवरी 1917 में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, जो कि इतिहास में फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से फेमस है? इसका आंसर जानने के लिए हम लोग को इस रिजिम का वीकनेसेस को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस रिजिम का वीकनेसेस क्या था। पीटर स्टॉल्पिन लैंड रिफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन ये लैंड रिफॉर्म बहुत हद तक फेल हो रहा था, क्योंकि पीजेंट पॉपुलेशन यानी किसान की जनसंख्या 1.5 मिलियन पर ईयर के रेट से बढ़ रहा था और स्टॉल्पिन हर किसान को ज़मीन एलोकेट करने में असमर्थ थे। और उसके बाद स्टॉल्पिन का असैसिनेशन, जो कि 1911 में हुआ, सिटीजन्स को ज़ार के खिलाफ कदम उठाने में मजबूर कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स भी बहुत ज़्यादा होने लगा रशिया में, क्योंकि प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेबर के वर्किंग कंडीशन में सुधार नहीं किया गया था। 1912 में रशिया में टोटल 2000 स्ट्राइक्स अरेंज किया गया। 1913 में वही स्ट्राइक्स का नंबर बढ़ के 2400 हो गया और 1914 में टोटल 4000 स्ट्राइक्स को अरेंज किया गया। ज़ार की सीक्रेट पुलिस रेवोल्यूशनरीज को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के ऊपर टॉर्चर कर रहा था और लार्ज स्केल में ज्यूज़ को डिपोर्ट किया जा रहा था एक फॉल्स प्रोपेगेंडा बना के, जिसका नाम था प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन। और यही सब कारण के लिए रशिया के किसान, मजदूर और इंटेलिजेंशिया ज़ार के अगेंस्ट में जाने लगे। 1912 के बाद रेवोल्यूशनरी पार्टी स्पेशली बोल्शेविक्स एंड मेलशेविक्स रशिया में अपना ग्राउंड मजबूत करने में सक्सेसफुल हो गया और यही पार्टी रेवोल्यूशन को कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट करने में कामयाब हो गए। लेकिन रशिया में ये पॉलिटिकल पार्टी और रेवोल्यूशनरी पार्टी कौन कौन थे? रशिया में मेजरली 3 पॉलिटिकल पार्टी थे, बोल्शेविक्स, मेलशेविक्स और सोशल रेवोल्यूशनरी। बेसिकली बोल्शेविक्स और मेलशेविक्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी से स्प्लिट होकर एग्जिस्टेंस में आया था। ये स्प्लिट 1903 में हुआ था। बोल्शेविक्स का रशियन में मीनिंग था मेजोरिटी, बट मज़े की बात यह है बोल्शेविक्स रशिया में माइनॉरिटी पार्टी था। इस पार्टी का मेन लीडर लेनिन और उसके बाद ट्रॉट्स्की थे। बोल्शेविक एक छोटा लेकिन डिसिप्लिन पार्टी था, जो कि फुल्ली प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज को लेके बनाया गया था। रशिया में तब इंडस्ट्री अंडर डेवलप थी, इसीलिए इंडस्ट्रियल लेबर भी बहुत कम था। लेनिन रेवोल्यूशन को अंजाम देने के लिए रशिया के किसान के साथ भी काम करने की फैसला किए और इसी थिंकिंग को प्रोपेगेट करने के लिए लेनिन 1912 में बोल्शेविक न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम प्रावदा था। मेलशेविक्स का रशियन में मीनिंग था माइनॉरिटी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पार्टी था। जो कोई भी रेवोल्यूशन चाहता था रशिया में, वो इस पार्टी में हिस्सा ले सकता था। लेकिन ये पार्टी किसान को रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं मानती थी, बिकॉज ये पार्टी स्ट्रिक्ट मार्क्सिस्ट था और डिक्टेटरशिप और प्रोलेटारिएट को फॉलो कर रहा था, जिसका मानना ये था कि रेवोल्यूशन ओनली इंडस्ट्रियल लेबर ही ला सकता है। सोशल रेवोल्यूशनरीज मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ज़ार को सत्ता से हटाने के बाद एक एग्रेरियन सोसाइटी बने। लेकिन फरवरी रेवोल्यूशन का जो 2 सबसे बड़ा डायरेक्ट कॉज था, उनमें से पहला था रोमानोव फैमिली यानी ज़ारिस्ट फैमिली का स्कैंडल। जैसे पीटर स्टॉल्पिन की असैसिनेशन के लिए गिल्टी के रूप में ज़ार को ही देखा जा रहा था, क्योंकि स्टॉल्पिन को ज़ार के सामने शूट किया गया था, कीव ओपेरा के सामने। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ा एलिगेशन था वो था रास्पुतिन नाम का एक प्रीस्ट के साथ रानी अलेक्जेंड्रा की अफेयर। यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, रास्पुतिन को ज़ारिस्ट फैमिली में एंट्री तब मिला जब वो ज़ार का इकलौता वारिस अलेक्साई को हीमोफीलिया से ठीक करने में कामयाब हो गया। इसके अलावा
डिफरेंट वार जैसे कि क्राइमियन वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, रूसो जापानीज़ वार रशिया में रेवोल्यूशन को लाने में कैटलिस्ट की तरह काम किया। रूसो जापानीज़ वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार ज़ारिस्ट रिजिम का करप्ट और इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया में लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिवील कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वार रशिया की आर्म्स एम्यूनिशन की कमी को भी उजागर कर दिया। इसीलिए आर्मी और पुलिस इस बार ज़ार के साथ नहीं देके उनका विद्रोह करने लगे और इसीलिए ज़ार को तब सेव करने के लिए कोई नहीं था और रशिया भी धीरे धीरे रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि यही आर्मी और यही पुलिस 1905 के रेवोल्यूशन में ज़ार के प्रति लॉयल थे और ज़ारिस्ट रिजिम को ख़त्म होने से बचा लिए थे। ऐसे ही सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन में एक दिन 23 फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड में, जिसको हम लोग अभी सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, एक ग्रेट राइट शुरू हो गया और बहुत जल्द सामने की एक हथियार फैक्ट्री से स्ट्राइकर्स ने इस राइट को ज्वाइन किया। स्ट्राइकर्स ने पब्लिक बिल्डिंग को सीज कर लिया और पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहा कर दिया। ज़ार इस राइट को सप्रेस करने के लिए बहुत कोशिश किए और 40 आदमी को मार दिया, लेकिन तब पेट्रोग्राड की गैरिसन ने ज़ार के खिलाफ विद्रोह घोषित कर दिया। ये सब देख के ड्यूमा और ज़ार की जनरल ज़ार को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गठन करने की सलाह दी, लेकिन ज़ार ने वो सलाह नहीं मानी और पेट्रोग्राड में और ट्रूप्स भेज दिए। लेकिन तब भी रायट और विद्रोह नहीं रुका और तब जनरल्स ने ज़ार को अपनी सिंहासन यानी थ्रोन छोड़ने की सलाह दी। ज़ार तब अपनी भाई मिखाइल को थ्रोन पर बैठाना चाहा, मगर मिखाइल ने मना कर दिया और इसी तरह रशिया में ज़ारिस्ट रिजिम ख़त्म हो गया। ज़ारिस्ट रिजिम ख़त्म होने के बाद रशिया में एक मॉडरेट लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गठन हुआ और प्रिंस जॉर्ज को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मगर ये गवर्नमेंट रशिया को कंट्रोल और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में फेल हुआ। इसीलिए प्रिंस जॉर्ज को रिप्लेस करके अलेक्जेंडर केरेंस्की को नया पीएम बनाया गया जुलाई 1917 में, लेकिन केरेंस्की भी स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में असमर्थ थे। इसीलिए रशिया में एक और रेवोल्यूशन की मांग होने लगी। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में ज़ारिस्ट रिजिम एक झटके में ख़त्म हो गया। हज़ारों लोग ज़ार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, लेकिन क्या ये स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन था, ठीक जैसे 1942 में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, या इस रेवोल्यूशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल इंस्टिगेट कर रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को तब मिलेगा जब हम लोग डिफरेंट हिस्टोरियन का ओपिनियन सुनेंगे। जैसे ट्रेडिशन हिस्टोरियन का मानना है कि रशिया की एलिट और जनरल ज़ार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किए थे, इसीलिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन वही लिबरल हिस्टोरियन का मानना है कि ये एक लीडरलेस स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन था। आम आदमी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वो प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट एलिट और जनरल पे भी पड़ा, तब वो ज़ार को डिथ्रोन करने की इनिशिएटिव लिए। उसके ठीक ऑपोजिट सोवियत हिस्टोरियन का ये कहना है कि इस रेवोल्यूशन में मास को गाइड, मोटिवेट और चैनलाइज कर रहे थे बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स डिफरेंट एरिया में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट को अरेंज कर रहे थे, जिससे मास इंस्टिगेट होकर रेवोल्यूशन किए। लेकिन वेस्टर्न हिस्टोरियन का ये कहना है कि इस रेवोल्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरीली बोल्शेविक्स नहीं थे। अदर पॉलिटिकल पार्टी और कुछ इंडिविजुअल भी मास को इंस्टिगेट कर रहे थे, जिससे ये रेवोल्यूशन हुआ था। यहीं पे हम लोग इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। ये रशियन रेवोल्यूशन सीरीज़ का पहला वीडियो था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट रशियन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ होता है और कैसे रशिया धीरे धीरे अक्टूबर रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टीम कॉन्सेप्ट मीडिया।